नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे। कौन है सीपी राधाकृष्णन? आखिर एनडीए ने इन पर अपना दांव क्यों चला है? एनडीए को इससे क्या फायदा हो सकता है? और भी बहुत कुछ उनके बारे में जानना है। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित हो गए जी। अब सवाल ये है कि एनडीए ने उन पर अपना दांव क्यों चला है, इससे उसको क्या फायदा मिलने वाला है? बहुत सारे नामों की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अल्टीमेटली किसी का भी नाम सामने नहीं आया और एक बिल्कुल नया चेहरा, नया नाम, नए जगह से आया। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? पहले तो जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में हमको जानकारी दीजिए, उसके बाद आगे चर्चा हम लोग जारी रखेंगे। और देखिए, सीपी राधाकृष्णन का नाम जो चुना गया है एनडीए की जो बैठक हुई है उसमें ये नाम पहले ही एक तरह से उसका इशारा कहीं ना कहीं मिला था, लेकिन एनडीए ने पूरी तरह से ऑथराइज किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा को पहले ये ऑथराइज कर दिया था कि आप चुनाव करेंगे। तो सीपी राधाकृष्णन कौन है ये जानना सबसे जरूरी है। पहले ये राज्यपाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं और जनसंघ के नेता रहे हैं। 2 बार चुनाव भी लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा इनका आरएसएस से बहुत करीब का संबंध रहा है ना, संघ परिवार से आते हैं। तो एक जो नेचुरल चुनाव है वो भी एक वजह वहां से भी बन जाती है। इसके अलावा ये जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है, जो पॉलिटिकली अगर हम लोग देखें तो इस नाम के चयन का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि ये साउथ से आते हैं, है ना। तो तमिलनाडु में जो कम्युनिटी है, वेल्लोर कम्युनिटी, ओबीसी समुदाय, उससे आते हैं। तो ओबीसी से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, प्लस ये साउथ इंडिया से आते हैं, है ना। और इनका बैकग्राउंड तो मैंने आपको बताया है कि संघ का बैकग्राउंड है, जनसंघ के नेता रहे हैं, पार्लियामेंट का चुनाव भी जीत चुके हैं, झारखंड और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं। तो कई एंगल से इनका चुनाव जो है वो मतलब एक ऐसे कैंडिडेट के तौर पे किया गया जिनको अक्रॉस द पार्टी समर्थन भी मिल सकता है, न सिर्फ एनडीए परिवार का, बल्कि जहां पे महाराष्ट्र में अगर ये एनसीपी के कुछ वोट्स मैंने ले सकते हैं क्योंकि इनके पर्सनल संबंध वहां पे अच्छे रहे हैं। झारखंड में भी इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां हैं, क्योंकि इनके संबंध वहां पे अच्छे रहे हैं, कहा जाता है कि एज ए गवर्नर वहां पे इनके संबंध अच्छे रहे हैं, तो वहां भी ये कुछ इंडिया ब्लॉक की पार्टियां उनके वोट साध सकते हैं। लेकिन जहां तक इनके चुनाव का सवाल है तो ये तो सर्टेन लग रहा है। जो संख्या बल है इस वक्त संसद में, हालांकि बीजेपी पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में कमजोर हुई है, लेकिन एनडीए का की जो ताकत है वो इस बात का इशारा कर रही है कि इनका चुनाव आसानी से हो जाएगा, बहुत ज्यादा माथापच्ची की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इंडिया ब्लॉक को ये उम्मीद है कि भाई पिछली बार मार्गरेट अल्वा और जगदीप धनखड़ के बीच जो अंतर बहुत बड़ा था वो कम किया है ना, वो अंतर बहुत बड़ा था। मार्गरेट अल्वा चुनाव हार गई थी और जगदीप धनखड़ को 2022 का जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था उसमें अंतर बहुत बड़ा था। इस बार ये देख रहे हैं कि अंतर कम है, क्या इसको मैनेज किया जा सकता है, तो उस पे भी मंथन चल रहा है। तो कौन सा कैंडिडेट इंडिया ब्लॉक की तरफ से आता है ये देखने वाली बात होगी और फिर उसका आकलन जो है, नफा नुकसान देखा जा सकता है। तो इस बार कॉन्टेस्ट तो होगा, लेकिन अभी की जो नंबरिंग है उसमें एनडीए अलायंस जो है जाहिर तौर पे आगे है। करीब अगर आप देखें तो 427 की संख्या होती है एनडीए की लोकसभा और
राज्यसभा मिलाकर, है ना। और जहां तक इंडिया ब्लॉक की बात है 354 की संख्या इनकी पहुंचती है, तो अच्छा खासा अंतर आपको दिखता है। और साथ ही साथ जो ये सीपी राधाकृष्णन का नाम आया है, तो कुछ और जो साउथ की कुछ पार्टियों का साउथ थोड़ा की सपोर्ट मिल सकता है। खासकर आपने अच्छा याद दिलाया कि साउथ की जो पार्टियां हैं उनके लिए बड़ी असमंजस की स्थिति होगी, खासकर डीएमके के लिए। हाँ, जो स्टालिन परिवार है वो जो है वो इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट के लिए वोट कर पाएगा। सीपी राधाकृष्णन अगर एनडीए के कैंडिडेट आरएसएस के नाम पर वो बच सकती है, अपने को बचा सकती है, बहुत सारी चीजों में, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। ओबीसी लेकिन साउथ का एक सेंटीमेंट जो है, ओबीसी कैंडिडेट है, तो अब कांग्रेस के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसका काउंटर क्या तैयार करते हैं ये इंडिया गठबंधन का जब आएगा नाम सामने, जो भी कैंडिडेट आता है, तो फिर तब समझ में आएगा कि कहाँ लड़ाई टिकती है। ये जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है और जो नाम का जो सिलेक्शन है चुनाव, मैं तो यही कहूंगा कि ये बहुत ही सोचा समझा नाम है और एक अच्छा नाम आगे लाया गया है। बेदाग चेहरा है, इस पे किसी तरह का कोई, और मृदुभाषी हैं, सभी लोगों से उनके इंटरेक्शन अच्छे हैं, तो राज्यसभा की जो कार्यवाही है उसको चलाने में भी इनको बड़ी आसानी होगी। तो ये तमाम चीजें हैं जो उनके पक्ष में। एक और बात है कि लग रहा था ऐसा, जो उम्मीद की जा रही थी उसमें ऐसा लग रहा था कि चूंकि बिहार चुनाव आगे है, तो ये दृष्टि रखकर ही शायद उपराष्ट्रपति पद का जो है उम्मीदवार चुना जाए। लेकिन जो ये चयन हुआ है, इससे ऐसा लग रहा है कि भाजपा थोड़ा दूर की खेलने की सोच रही है और साउथ पर उसकी नजर बनी हुई है। साउथ में पहले से काफी विस्तार उसने किया है और हमको लगता है कि साउथ में विस्तार की ही एक अगली कड़ी ये है कि साउथ के किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना। दूसरा, एक साथ उसने कई लोगों को साधा है, आरएसएस को भी साधा है, ये उनके मन की भी हो गई, साउथ को ये किया है। ओबीसी हैं, तो ओबीसी पर जो अभी इंडिया गठबंधन का पूरा जोर जो चुनाव में है वो ओबीसी वोट बटोरने को लेकर ही ज्यादातर जो है, और स्पेशली बिहार में भी ये बातें हो रही हैं, ओबीसी वोटर्स को जोड़ने के लिए सभी पार्टियां लगी हुई हैं कि मेरी तरफ आ जाए, मेरी तरफ। तो मेरे ख्याल से वो भी एक चुनाव को भी साधने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा मूव तमिलनाडु का चुनाव है। हाँ, तमिलनाडु का चुनाव है, अगले साल है, तो वो सारी चीजें हैं। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हैं। अब ये है कि कैंडिडेट अच्छे हैं, स्वच्छ हैं, बेदाग हैं, तो उनको लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। और बीजेपी का सदन में बहुमत है, तो चुनाव भी उम्मीद ये की जा रही है कि वो जीत जाएंगे, कोई बहुत बड़ा हेर फेर ना हुआ तो। लेकिन आप जैसे जो अगले पक्ष पे आए, तो उससे पहले मैं ये एक जिसका जिक्र आपने कर दिया कि बिहार, आपको लग रहा था कि बिहार से, तो देखिए बिहार से मैं इस हिस्ट्री को नहीं ले रहा था, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का समर्थन हासिल करना ये प्रमुख मुद्दा है बीजेपी का, है ना। इस तो मुद्दे पर उसने ले लिया। और नीतीश कुमार तो सद चुके हैं, नीतीश कुमार सद चुके हैं। जब उनको ये एश्योरेंस मिल गया कि भैया चेहरा आप ही हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा भी आप ही हैं, कई बार इस पे थोड़ी सी सुनगुन हुई, है ना। अमित शाह ने जब बयान दे दिया इस तरह का कि जो है चुनाव के बाद ही जो है विधायक दल के तय करेगा, विधायक दल जो है अपनी बैठक में तय करेगा कि नेता कौन होगा, है ना। तो थोड़ी सी अनबन कोप भवन में चले गए थे नीतीश कुमार। फिर उसके बाद उस पर सफाई आई और कई बार सफाई आई, तमाम नेता, बड़े से लेकर छोटे नेता तमाम जो है उन्होंने उस पर सफाई दी। तब फिर नीतीश कुमार, है ना, अपने रंग में दिखे और संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन वगैरह जो है, संयुक्त साझा पत्र एक्टिव हुए और सारी चीजें जो है वो एक्टिव हुए हैं और उनकी भाव भंगिमा भी अब दिखती है ना। हाँ, और इसमें भी ये बातें आ रही हैं कि बिहार तो सद गया था, बिल्कुल, तो बिहार से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार लेने की कोई नहीं। और भाजपा ने जो है तर्क समझ में नहीं आ रहा था। नाम चयन करने से पहले भी भाजपा ने जो है अपने सहयोगियों, विशेष रूप से जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, दोनों को
अपने कॉन्फिडेंस में लिया है, जी। उन लोगों को भी राजी किया है। तो ये एनडीए के उम्मीदवार घोषित हुए हैं, सहयोगी दलों को भी साथ के ही इनको उम्मीदवार बनाया गया है। मैंने तो पहले ही बताया कि एनडीए ने अपने तौर पे इन्हें अधिकृत कर दिया था, पहले बिल्कुल, बैठक में इसे बिल्कुल। लेकर अधिकृत कर दिया था हाँ, कि भाई नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ये जिनका चयन करेंगे वो एनडीए का उम्मीदवार होगा। तो उसके लिए बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई और उसमें औपचारिक तौर पे इस नाम का ऐलान कर दिया गया। तो आनन फानन में चुना हुआ नाम नहीं है, नहीं, ये बहुत विचारणीय, हाँ, सोच समझकर विचारणीय नाम है और अच्छा नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए एक अच्छे नाम का चुनाव किया गया है, लेकिन अब देखना यह है कि इंडिया ब्लॉक क्या करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कि चर्चा में सामने आया है, इंडिया गठबंधन की जो उम्मीदवार कौन होगा, इंडिया गठबंधन से किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन चुनाव दिलचस्प होने की पूरी संभावना है, इस बात के बावजूद कि एनडीए बहुमत में है और पूरी उम्मीद है कि उसके ही उम्मीदवार का चयन उपराष्ट्रपति पद के लिए होगा। दर्शकों, हमारी चर्चा कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। मैं नमस्कार करूं उससे पहले जोड़ देता हूं कि इंडिया ब्लॉक की जो है वो सेशन चल रहा है लोकसभा राज्यसभा का, तो उसमें जो है बैठक होने वाली है और इसे लेकर विचार किया जाएगा कि भाई 73 करीब वोटों का अंतर आता है ना। तो इस 73 वोटों को अंतर को कैसे पाटा जा सकता है, ये कोशिश इंडिया ब्लॉक की तरफ से है, लेकिन उनकी तरफ से कौन सा चेहरा आता है देखना बाकी है ना, वो देखना बाकी होगा और दिलचस्प होगा। ये चुनाव जो है थोड़ा सा दिलचस्प होगा। और पिछली बार जो चुनाव हुआ था उपराष्ट्रपति पद का, जिसमें जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा के बीच में टक्कर थी, उससे ये थोड़ा चुनाव नजदीकी मामला हो सकता है, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।